हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के झीलों के विषय में। इससे संबंधित सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा उत्तर प्रदेश के विशेष झीलों के संदर्भ में। अब सबसे पहले बात करते हैं कि झीलें होती क्या है। तो झीलें भूमि से घिरा एक प्राकृतिक जल निकाय होती हैं। आमतौर पर तालाब से ये बड़ी होती हैं और गहरी होती हैं। कई तरीकों से झीलों का निर्माण होता है। भूगर्भीय हलचल का परिणाम भी झीलें होती हैं। हिमनदों के रूप में भी झीलों का निर्माण होता है। नदी के प्रवाह में परिवर्तन होने से भी झील का निर्माण होता है। मानव के द्वारा निर्मित भी झीलें देखने को मिलती हैं। लैगून और तटीय झील भी देखने को मिलती हैं। खारे और मीठे पानी के रूप में झीलों का विभाजन भी देखने को मिलता है। क्रेटर या ज्वालामुखी के रूप में भी उसका भी परिणाम झीलें होती हैं। तो झीलें इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं क्योंकि ये पानी का महत्वपूर्ण एक स्रोत होती हैं। बाढ़ को कंट्रोल करती हैं, यानी कि बाढ़ नियंत्रण में इनका योगदान होता है। जैव विविधता के लिहाज से भी झीलें महत्वपूर्ण होती हैं। आर्थिक लाभ भी होता है। कई बार झीलों में जो है मत्स्य पालन और इत्यादि करने के साथ साथ वो आर्थिक इंपॉर्टेंस भी उसका होता है। लेकिन साथ साथ एक और इंपॉर्टेंस होता है और वो है आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो चलिए, सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए आज हम विशेष संदर्भ में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के विषय में। तो हमारी चर्चा की शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंचा दें कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपी पीसीएस की, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स से। इस कोर्स की खास बात यह है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी होती है। अब इसमें अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि 2027 या 28 में आप प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो आप अपनी समग्र तैयारी कर सकते हैं इस कोर्स के माध्यम से। इसमें क्या होता है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में ये कोर्स अवेलेबल है और प्रीलिम्स मेंस दोनों की एक साथ इंटीग्रेटेड तैयारी होती है। तो इससे फायदा ये होता है कि आपकी तैयारी पूरे बेसिक से लेकर एडवांस स्टेज तक होती है। अब इसमें ऑफलाइन मोड से आप हमारी प्रयागराज या लखनऊ शाखा से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन मोड में भी तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन मोड क्लासरूम से लाइव क्लासेस जो हमारी होती हैं उसके माध्यम से कवर किया जाता है। यहाँ पर 600 प्लस घंटों की जो कक्षाएं हैं वो आपको मिलती हैं ऑनलाइन क्लासेस में। और यहाँ पर कोर्स जिस दिन से आपका शुरू होगा उस दिन से लेकर 3 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है। अब यहाँ पर इसकी एक खास बात और है कि 2 साल तक का यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है वो भी इसके संग मिलता है। उसके लिए अतिरिक्त भुगतान की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो एक कंप्लीट पैकेज आपके लिए इस कोर्स के माध्यम से मिलता है। इस कोर्स को प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप हमारा ऐप है दृष्टि लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप जब जाएंगे उस ऐप को खोलेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे हमारे जितने कोर्स संचालित होते हैं वो सब मिलते हैं। तो पीसीएस के सेगमेंट पर जाइए, यूपी पीसीएस पर क्लिक करिए और उसके बाद आप यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स पर जाइए, उसको ओपन करिए। सारे इसके फीचर्स मिलेंगे। लेकिन फिर भी मन में आपके अगर कोई सवाल बच जाता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। 8750187501 हमारा नंबर है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के विषय की। उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलें के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब झीलें, जैसा कि आपको बताया गया कि क्या होती हैं, तो बेसिकली झीलें एक प्राकृतिक जल निकाय होती हैं जो आमतौर पर तालाब से बड़ी और गहरी होती हैं और कई तरीके से इनका निर्माण होता है। पानी के प्रकार के आधार पर अगर देखा जाए तो मीठे पानी की झील और साथ साथ खारे पानी की झील, इसमें विभाजन इसका होता है। लेकिन अन्य प्रकार जो आपको शुरू में ही बताया गया कि भूगर्भीय हलचल का परिणाम भी होती है। विवर्तनिक झील जिसके अंतर्गत आता है, जैसे कि वूलर झील अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो। हिमनदों का भी परिणाम होती है। हिमनदों के पिघलने से, जैसे कि डल झील इसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। नदी के प्रवाह में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ऑक्सबो झील बनती है। ठीक, ऑक्सबो झील जो होती है, जैसे नदी कोई बह रही है ऐसे विसर्पी मैदानी भागों में, और नदी का मार्ग फिर मान लीजिए यहां से स्ट्रेट हो जाती है नदी और ये हिस्सा कट जाता है। ठीक, तो इस हिस्से के कटने से जिस झील का निर्माण होगा वो क्या होगा, ऑक्सबो झील। ठीक है, तो इस तरह से इसका निर्माण होता है। यानी कि यहां से मान लीजिए कट गया तो ऐसे हो गया, तो इस हिस्से में जो झील बनी वो ऑक्सबो झील बन जाती है। ठीक, इसके अलावा मानव निर्मित, मानव ने भी झीलों का निर्माण किया, जैसे कि गोविंद सागर झील आप जानते हैं। ठीक, रिहंद बांध जो बनाया गया उसके पीछे जो गोविंद सागर झील है, तो इस तरह मानव निर्मित झील भी होती है। लैगून झील भी होती है, तटीय झील भी होती है, जैसे चिल्का झील इसका एग्जाम्पल है। इसी तरह से खारे और मीठे पानी के आधार पर झीलों का विभाजन होता है। ठीक, जैसे कि खारे पानी के झील के तौर पर सांभर झील को आप देखते हैं। ठीक, मीठे पानी की झील के तौर पर हम देखते हैं वुलर झील, जो कि विवर्तनिक झील का भी उदाहरण है। तो ये तमाम इसके क्लासिफिकेशन है। क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील भी इसको कहते हैं, उसका भी एग्जाम्पल मिलता है। तो ये आज हम इन्हीं झीलों के विषय में विशेष तौर पर यूपी की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनकी बात करेंगे। तो हमने बात की देश की कुछ प्रमुख झीलों का विभाजन जो था, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन सी हैं। तो देखिए, धार्मिक स्थापत्य के लिहाज से अगर देखें तो पहले इसके क्रम पर आपको जो झील दिखाई दे रही है उसका नाम क्या है, बरुआ सागर झील। तो यहां पर बरुआ सागर झील की हम बात करते हैं। सबसे पहले किसी भी झील के लिए कि वो कहां पर स्थित है, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बरुआ सागर झील
झांसी में स्थित है और बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख झीलों के रूप में इसकी पहचान है। ओरछा के जो राजा थे उदित सिंह, उनके द्वारा इस झील का निर्माण कराया गया था। तो इसके निर्माण कराने वाले कौन थे? तो ओरछा के राजा उदित सिंह थे। ये नाम भी आपको याद रखना है। और साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो यहां पर एक मठ है, जराई मठ, जराई का मठ मंदिर जो है वो यहीं पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और ये मंदिर जो है उत्तर गुप्तकालीन माना जाता है। चंदेल कालीन 2 मंदिर भी यहां पर मिलते हैं, जिसमें कि इसमें से जो प्राचीन यानी पुराना वाला चंदेल कालीन जो मंदिर है उसको घुघुआ मठ के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जराई का मठ जो कि शिव पार्वती को समर्पित है उत्तर गुप्त काल का है। घुघुआ मठ जो कि चंदेल काल का ग्रेनाइट मंदिर है। यहां पर कुछ अन्य यहां पर किलों के अवशेष भी मिलते हैं। तो फिलहाल बरुआ सागर झील झांसी में यह स्थित है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा आप देख रहे हैं राधा कुंड झील। नाम से ही स्पष्ट है राधा कुंड झील यानी कि इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध राधा जी से है। अब मथुरा गोवर्धन के पास इसकी स्थिति है और धार्मिक मान्यता के अनुसार यह कहा जाता है कि राधा कृष्ण से इसका संबंध है। कई जो वैष्णव मत हैं उसके अनुसार देखा जाए तो सब वैष्णवों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक इसको माना जाता है, ठीक। और इसी के पास कुसुम सरोवर भी स्थित है। तो याद रखिएगा, आसपास इसी के पास कुसुम सरोवर भी स्थित है और इसके पास आसपास कुछ वास्तुकलात्मक निर्माण किए गए हैं। और ऐसा माना जाता है कि जाट महाराजा सूरजमल के द्वारा आसपास जो वास्तुकलात्मक निर्माण है वो करवाए गए हैं। तो कहां पर स्थित है राधा कुंड झील? तो मथुरा में स्थित है, गोवर्धन के पास। और वास्तुकला जाट महाराजा सूरजमल के द्वारा आसपास जो वास्तुकलात्मक निर्माण है कराया गया। धार्मिक महत्व यह है कि राधा कृष्ण से संबंधित है और वैष्णवों के लिए अत्यंत पवित्र है। इसके समीप ही कुसुम सरोवर स्थित है जिसकी वास्तुकला सूरजमल के द्वारा निर्मित है, ठीक। अब अगले झील हमारे कौन से हैं? तो आधुनिक इंजीनियरिंग और नदी मार्ग के परिवर्तन की बात करें, इसमें इस झील में जो नाम अगला आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहां पर स्थित है? तो आप देख रहे होंगे यहां पर लिखा हुआ है कि सोनभद्र में स्थित है, ठीक। सोनभद्र में पिपरी में स्थित है और सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक। इसकी पहचान कैसे है? तो सबसे बड़ी भारत की कृत्रिम झील के रूप में इसकी पहचान है। रिहंद का जलाशय यानी कि रिहंद बांध के पीछे ही है झील स्थित है, उसके जलाशय, उसके रिजर्वायर के रूप में इसको देखा जाता है और यूपी और एमपी के बॉर्डर के पास ही यह स्थित है। लेकिन एक समस्या भी है कि जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है इसके पास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिजली संयंत्र हैं और उन बिजली संयंत्रों की वजह से उसके जो कचरे इसमें डंप किए जाते हैं तो उस कचरे को डंप करने की वजह से इसकी क्षारीयता अधिक हो गई है जो कि इसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर आपको याद रखना है, सोनभद्र पिपरी में है, यूपी एमपी सीमा पर है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में इसकी पहचान है। रिहंद बांध के पीछे स्थित है। निचले क्षेत्रों में सिंचाई वहां पर होती है और बिजली संयंत्रों के कचरे से जो क्षारीयता इसकी हाई हुई है वो इसकी एक प्रमुख समस्या है, ठीक। अगली हमारी जो झील है जिसकी चर्चा हम करेंगे वो है रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल आप जानते हैं कि कहां पर इसकी स्थिति है? तो गोरखपुर में इसकी स्थिति है, ठीक। और ये किसका परिणाम है? तो वहां पर जो राप्ती नदी है उस राप्ती नदी के प्राकृतिक मार्ग के परिवर्तन का परिणाम है, ठीक। यानी कि राप्ती नदी किसी जमाने में इस रास्ते से होकर बहती थी और ऐसा माना जाता है कि राप्ती के मार्ग परिवर्तन के कारण ही इस झील का निर्माण हुआ। तो रामगढ़ ताल बेसिकली अगर आप देखेंगे तो राप्ती के बाढ़ मैदान में मार्ग बदलाव का परिणाम है और गोरखपुर का प्राचीन नाम ऐसा कहा जाता है कि रामग्राम था, ठीक। और इसका विस्तार क्या है? 1800 एकड़ में है और यूपी के वन विभाग ने इस झील के कुछ हिस्से को वेटलैंड भी अधिसूचित किया है। तो याद रखना है ये है कहां पर? गोरखपुर में है। किसका परिणाम है? तो राप्ती नदी के प्राकृतिक मार्ग में बदलाव का परिणाम है और पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से आर्द्रभूमि या वेटलैंड इसको घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश वन विशेष तौर पर उत्तर किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा इसको वेटलैंड घोषित किया गया है? तो झील के कुछ हिस्से को यूपी के वन विभाग के द्वारा वेटलैंड घोषित किया गया है। अगला नाम हमारा कीठम झील है। कीठम झील या कीथम झील कहते हैं, इसको सूर सरोवर भी कहा जाता है। ये कहां पर स्थित है? तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्थिति जो नेशनल हाईवे 2 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो है वो दिल्ली आगरा वाला जो हाईवे है उसी के पास इसकी स्थिति है, ठीक। तो याद रखिएगा कि आगरा के पास NH2 यानी आगरा दिल्ली जो हाईवे है उस नेशनल हाईवे है उसमें इसकी स्थिति, इसको सूर सरोवर भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी हैं उनकी वजह से इसकी चर्चा होती है, ठीक। यमुना का पानी जो है बेसिकली यहाँ तक पहुंचता है आगरा नहर से होते हुए। तो आगरा NH2 के पास स्थित है, आगरा नहर के माध्यम से यमुना नदी का जल इसमें पहुंचता है
और प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है। इसकी वजह से भी सूर सरोवर या कीथम झील की पहचान है। तो आगरा में इसकी स्थिति है। अगला हमारी जो झील है, अगली झील है वो बखिरा झील है। और बखिरा झील कहां पर है? तो संत कबीर नगर। देखिए डायरेक्ट इससे सवाल पूछे जाते हैं कि इसकी स्थिति कहां पर है, लेकिन जब इस तरह से पढ़ लेंगे आप तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। तो बखिरा झील संत कबीर नगर जिले में स्थित है और यहाँ पर जो साइबेरियन पक्षी आते हैं उसकी वजह से भी ये चर्चा इसकी होती है। और भारत की सबसे बड़ी बाढ़ मैदान वाली जो आर्द्र भूमि है, यानी कि फ्लड प्लेन वेटलैंड के रूप में इसकी पहचान है। तो याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी बाढ़ मैदान आर्द्र भूमि यानी कि सबसे बड़ी फ्लड प्लेन वेटलैंड के रूप में यह जाना जाता है। और बखिरा पक्षी विहार सर्दियों में यहाँ पर साइबेरिया से आने वाले जो प्रवासी पक्षी हैं उनको प्रमुख आश्रय के रूप में भी जाना जाता है। इसके चारों ओर बखिरा पक्षी विहार स्थित है और बीच में यह बखिरा झील है। तो बखिरा नहर के माध्यम से सिंचाई के काम भी ये झील आती है। ठीक, अगली हमारी जो झील है उसका नाम है सुरहा ताल। और सुरहा ताल कहां पर है? बलिया में स्थित है। ठीक, और ये क्या है? ये भी गोखुर झील है। ठीक, तो याद रखिएगा सुरहा ताल जो है ये भी गोखुर झील है। और पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से सुरहा ताल भी पक्षी अभयारण्य जो है उसके रूप में जाना जाता है। ठीक है, सुरहा ताल बलिया में है। ऑक्सबो झील का ये भी एग्जाम्पल है। और कथिया नाला और गंगा, हम कह सकते हैं कि इन दोनों को की कनेक्टिविटी कथिया नाला के माध्यम से ये गंगा से क्या होता है? कनेक्ट होता है। और आसपास के क्षेत्र में सुरहा ताल पक्षी अभयारण्य, इसके जो आसपास जो क्षेत्र है उसको सुरहा ताल पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। तो कथिया नाला कनेक्ट करता है इसी के माध्यम से गंगा नदी से सुरहा ताल को। ठीक, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब यहां पर देखिए रामसर और आर्द्र भूमि के लिहाज से देखें तो पार्वती अर्गा जो कि गोंडा जिला में स्थित है, वहां पर भी दो स्थायी मीठे पानी की गोखुर झीलें हैं। ठीक, लुप्त प्राय गिद्ध प्रजातियों के लिहाज से यह प्रसिद्ध है, रामसर साइट के रूप में इसको मान्यता है। फिर आप देखेंगे मैनपुरी में, ठीक, समाना पक्षी जो समान पक्षी अभयारण्य है, वहां पर भी आप देखेंगे मौसमी मीठे पानी की गोखुर झील है। लेकिन यहां पर भी एक समस्या है कि यहाँ का जो जल है वो बहुत लवणीय जल है, इसमें सैलिनाइजेशन का खतरा है, इसकी वजह से भी रामसर साइट ये भी है। और रायबरेली में आप देखें तो समसपुर जो पक्षी अभयारण्य है वहां पर 12 मासी दलदली झीलों का नेटवर्क मिलता है। यहाँ की समृद्ध जैव विविधता यहाँ की पहचान है, ये भी रामसर साइट है। और इसके अलावा आप रायबरेली के अलावा इटावा में अब अगर देखेंगे तो सरसई नावर का नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ याद रखिएगा कि इटावा में एक स्थायी दलदलीय झील के तौर पर सरसई नावर की पहचान है। तो कहां पर है? सीधे आप याद रखेंगे कि सरसई नावर इटावा में है। स्थायी दलदली झील के रूप में इसकी पहचान है। सारस क्रेन के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है रामसर साइट और आईबीए, इसको रामसर साइट और आईबीए के रूप में भी इसको मान्यता दी गई है, यानी कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है ना, याद रखिएगा वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसे आईबीए के रूप में मान्यता दी गई है, यानी कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। आईबीए का मतलब क्या होता है? आईबीए का मतलब याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में इसको मान्यता दी गई है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक, अब देखिए यहां पर देखें चितौरा झील अगली हमारी झील है। ये कहां पर स्थित है? तो ये जिला बहराइच में स्थित है। प्राकृतिक और धार्मिक दोनों लिहाज से इसका इंपॉर्टेंस, और इसका एक नाम याद रखिएगा अष्टावक्र झील भी इसको कहा जाता है। डायरेक्ट यहां से सवाल बन सकता है कि अष्टावक्र झील निम्नलिखित में से किस झील को कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे चितौरा झील जो बहराइच में स्थित है इसको अष्टावक्र झील के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी कुछ झील है, उसका भी नाम आपको याद रखना है। जैसे एक झील है मोती झील, ठीक है ना। मोती झील कहां पर है? तो याद रखेंगे आप मोती झील है कानपुर में, और वहां पर पर्यटक काफी जाते हैं। कानपुर शहर के बीचों बीच इसकी स्थिति है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक मदन सागर झील है ना, मदन सागर। तो मदन सागर झील भी याद रखिएगा। मदन सागर झील महोबा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? महोबा में पड़ता है। ठीक, और ये भी झील जो है अगर आप देखें तो ऐतिहासिक रूप से राजा मदन वर्मा ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था? मदन वर्मा ने। राजा मदन वर्मा ने इसका निर्माण कराया था और लगभग 1000 वर्ष पुरानी इसको झील को माना जाता है। 1000 साल पुरानी है और ग्रेनाइट जो है, चारों ओर ग्रेनाइट की सीढ़ियां इसके बनवाई गई हैं मदन सागर झील के। इसी तरह से कीर्ति सागर झील भी है, ठीक ना। तो कीर्ति सागर झील की भी बात अगर हो तो ये भी याद रखिएगा कि ये भी 1000 साल पुरानी है। और इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण राजा कीर्तिवर्मन के द्वारा कराया गया है। ठीक, तो इसका निर्माण राजा कीर्तिवर्मन के द्वारा करवाया गया है कीर्ति सागर झील। ठीक, और कीर्ति सागर झील
के अलावा समान पक्षी अभयारण्य झील जो मैनपुरी में है वो भी याद रख लीजिएगा, मीठे पानी की ऑक्सबो झील है, और सैलिनाइजेशन यानी लवणता उसके ऊपर आने वाला एक खतरा है। अब देखिए झीलों का जो निर्माण है ये कोई संयोग नहीं होता है कि झीलों का निर्माण ऐसे ही हो गया। झीलों का निर्माण अगर आप देखेंगे वो किसका परिणाम होता है, तो झीलों के निर्माण के लिए हम कह सकते हैं कि सबसे पहला रिजल्ट होता है भूगोल का, यानी कि किसी जगह का भूगोल कैसा है डिपेंड करता है उस पर भी कि झीलों का निर्माण वहां से किस प्रकार से होगा। उस जगह का मानव इतिहास क्या रहा है, यानी कि जो अभी ऐतिहासिक झीलें आपको दिखाई दी हैं, किसी राजा के द्वारा बनवाई गई झीलें दिखाई गई हैं, तो मानव इतिहास का भी परिणाम है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वहां का पारिस्थितिक तंत्र कैसा है वो उसका भी डिपेंड होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो झीलें होती हैं वो भूगोल, किसी जगह का मानव इतिहास और पारिस्थितिक तंत्र इनका परिणाम होता है, इनका निर्माण कोई संयोग नहीं होता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो यहां पर अगर यूपी को आप देख रहे हैं, यूपी का अगर मैप आप देख रहे हैं, तो इसमें अगर यूपी के मैप में आप देखेंगे तो दक्षिण का जो पथरीला क्षेत्र है, ठीक, उस पथरीले क्षेत्र में जो झीलें बनाई गई हैं उन झीलों में आप देखेंगे ग्रेनाइट की सीढ़ियां बनाई गई, ठीक, ग्रेनाइट की सीढ़ियां बनाई गई। और यहां पर क्या मिला, यहां पर कृत्रिम झील मिला, यानी कि बनावटी या मानव द्वारा निर्मित झीलों का निर्माण किया गया। वहीं पर मध्य पूर्वी जो मैदान है, गंगा दोआब वाले जो क्षेत्र है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ का समतल मैदान है और समतल मैदान में नदियां क्या होती हैं, विसर्पी होती हैं, यानी कि उनको इस तरीके से घूमने का मौका मिलता है। तो ऐसी दशा में यहाँ पर अगर मार्ग परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर जैसे आप गोरखपुर में देखा आपने, राप्ती के मार्ग परिवर्तन के कारण ऑक्सबो झील का निर्माण हुआ, तो मार्ग परिवर्तन के कारण यहाँ पर ऑक्सबो झील का निर्माण हो सकता है। तो मध्य पूर्वी मैदान समतल भूमि है तो नदियों का घुमावदार होना उसके लिए एक आइडियल कंडीशन देता है, तो प्राकृतिक रूप से गोखुर या ऑक्सबो झील का निर्माण होता है, जैसा कि आपने देखा कि बलिया में भी, गोंडा में भी इसका एग्जाम्पल आपको मिलता है। इसी तरह से सुदूर दक्षिण में अगर आप देखेंगे, इस वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहां पर नदियों में ढलान मिलता है, चूंकि पर्वतीय एरिया है तो नदियों में ढलान मिलता है, तो यहां पर क्या बना दिए गए, आधुनिक जलाशय बना दिए गए, जैसे रिहंद आपने देखा, ठीक, तो रिहंद बनाया गया। तो उसके पीछे फिर आपको उस तरह का झील गोविंद बल्लभ पंत सागर वाला निर्माण आपको दिखाई देता है, जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो डिपेंड करता है कि किसी जगह का भूगोल कैसा है, साथ साथ किसी जगह का इतिहास कैसा रहा है, और साथ साथ वहां की पारिस्थितिक स्थिति कैसी रही है। तो झीलों का निर्माण कोई संयोग नहीं होता है, बल्कि किसी भी जगह के भूगोल, वहां के इतिहास, वहां के पारिस्थितिकी का परिणाम होता है, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक शॉर्ट फॉर्म में जरा सा रिवीजन कर लें तो देखिए, सबसे पहले कीठम झील की बात करें तो आगरा में है, रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में है, बखिरा झील संत कबीर नगर में है, सुरहा ताल बलिया में है, बरुआ सागर ताल झांसी में है, मोती झील कानपुर में है, सरसई नावर झील इटावा में है, और चितौरा झील बहराइच में है। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे इन सारी चीजों को, इस तरह से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ समस्याएं भी एक नजर उस पर भी डाल लें, तो जैसे सैलिनाइजेशन की समस्या है, यानी कि लवणीयता की समस्या है, क्षारीयता बढ़ रही है, वो समस्या है। अब जैसे इसका उदाहरण क्या था, गोविंद बल्लभ पंत सागर था, आसपास के बिजली संयंत्रों के अपवाह से जो उसमें कचरा डंप होता है उसकी वजह से इसकी लवणता बढ़ रही है। तो इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि जो सैलिनाइजेशन है वो एक प्रमुख समस्या बनकर उभर रहा है झीलों के लिए। साथ साथ इंक्रोचमेंट या अतिक्रमण भी, अत्यधिक शहरीकरण के कारण जो अतिक्रमण है, झीलों के आकार में कमी हो जाती है। जैसे एक समय था रामगढ़ ताल का आकार काफी कम हुआ, अब तो उसके संरक्षण पर काफी खर्च हुआ है, काफी उसका सौंदर्यीकरण किया गया। इसी तरह से क्षमा करिएगा, क्षारीयता की बात हम कर रहे थे, इसी तरह से लवणीयता भी होती है। मौसमी झीलों में लवणता बढ़ने से गंभीर खतरा होता है, हो सकता है मैंने पहले उच्चारण कर दिया हो तो आप समझ लीजिएगा, यानी क्षारीयता और लवणीयता इनकी हम बात कर रहे थे। तो यहां से जैसे समान पक्षी अभयारण्य जो है वहां पर भी इसका गंभीर खतरा था। साथ साथ जो संरक्षण की किरण भी दिख रही है, यानी कि जो रामसर स्थल घोषित किए जाते हैं, आर्द्र भूमि की अधिसूचना होती है, IBA से मान्यता के माध्यम से जो संरक्षण का प्रयास किया जाता है, उसको और ज्यादा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और साथ साथ सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है इस तरह के झीलों के संरक्षण में कि हम सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करें। तो मुख्य तौर पर आपको यह याद रखना है कि ये झीलें कहां पर स्थित हैं, और कुछ एक चीजें उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो याद रखना है, जिससे कि आपसे डायरेक्ट जो सवाल पूछे जाते हैं वो गलत न हो। चलिए अंत में चलते हैं एक अभ्यास प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न के माध्यम से देखते हैं कि आपने कितने ध्यान से एपिसोड को देखा। अगर सही आप इसका जवाब देते हैं तो इसका मतलब कि हमारा प्रयास सार्थक रहा। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी झील ऑक्सबो झील का उदाहरण है? विकल्प आपके सामने है, बरुआ सागर, सुरहा ताल, मदन सागर या कीर्ति सागर।
तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।